स्वागत है आपका द गाइड बायोलॉजी क्लासेस में। मैं हूं मोहसिन और आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। क्लास 11 की बायोलॉजी में जो सबसे बेसिक चीज है वो है सेल। बायोलॉजी पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला जो काम होगा आपका वो होगा सेल के बारे में जानना। फिर आगे हम लोग बायोलॉजी के बारे में पूरी बातें पढ़ेंगे। सेल जो चैप्टर है वो आपको मालूम है कि अगर आप नीट एस्पिरेंट हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नीट में कितने क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज क्या है इसके, इस पे बात करें तो लगभग ये इस इकलौते चैप्टर से लगभग 2 से 5 सवाल तक नीट में पूछे जाते हैं। तो हमारा आज जो सबसे पहला जो लेक्चर इस सीरीज का बनने जा रहा है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। हम इससे ही शुरू करेंगे। बायोलॉजी का बेस है ये, तो इसी से शुरू करते हैं हम लोग कि सेल क्या है। तो जैसा कि आप क्लास 9 में पढ़ते आ रहे हो और बहुत छोटे क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि सेल है क्या। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप पढ़ते हो सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो बस क्या है कि अगर लाइफ का बेस यही है तो इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। सेल के बिना कभी भी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर बना है, उसका स्ट्रक्चर भी बना है, वो कोई काम कर रहा है, तो बिना सेल के नहीं कर सकता है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी जो डिस्कवरी, अगर हम लोग हिस्ट्री पे बात करें तो बहुत सारी बहुत बड़ी बड़ी बातें, लेकिन हम लोग जो यहां बात करने जा रहे हैं, आप जो ये नोट्स लिखा हुआ देख रहे हो, ये मैंने एनसीईआरटी के सारे नोट्स लिखे हैं। एनसीईआरटी से जरा भी बाहर नहीं लिखा है। तो डिस्कस जो करना है वो एनसीईआरटी पे ही करना है, वरना बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं। तो अगर एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम लोग सेल की हिस्ट्री देखते हैं तो सेल की सबसे पहले जो डिस्कवरी करी थी वो रॉबर्ट हुक साहब ने की थी। ये आप जानते हो, पढ़ते आ रहे हो कि रॉबर्ट हुक साहब ने डिस्कवरी ऑफ सेल किया था। कब किया था इन्होंने? 1665 में। कब करा था? 1665 में। कॉर्क सेल्स देख रहे थे वो। कॉर्क को उन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप पर देखा था, बॉटल कॉर्क को। तो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप पर जब कॉर्क को देखा तो उनको ऐसा लगा कि जैसे ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में जैसा दिख रहा है। क्योंकि असल में जो उन्होंने देखा था वो डेड सेल था, तो सिर्फ सेल वॉल दिखाई दे रहे थे उनको। तो वो ऐसा लगा जैसे खाली स्पेस है। तो उन्होंने सेल के लिए एक टर्म दिया था, जो टर्म क्या है? सेल्यूला। जो टर्म क्या है? ये रॉबर्ट हुक ने दिया था, एक टर्म कॉइन करा था इसके लिए, सेल्यूला, है ना, जिसका मतलब होता है, ये एक ग्रीक टर्म से बना है, सेल्यूलाई से, जिसका मतलब होता है अ हॉलो स्पेस। अ हॉलो स्पेस, एक खाली जगह। ठीक है, बाद में इसको सेल कर दिया गया। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने जो देखा था वो दरअसल क्या था? डेड सेल था। अब सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी किन्होंने की? 1674 में एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब ने। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को देखा। इन्होंने मड की स्टडी की, इन्होंने स्पर्म की स्टडी की, काफी काम करा है बायोलॉजी के लिए, सेल बायोलॉजी के लिए एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिविंग सेल की डिस्कवरी का श्रेय जाता है वो किनको जाता है? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक साहब को, 1674 में। इन्होंने जब देखा तो इसका नाम क्या दिया सेल का? इन्होंने नाम दिया एनिमल क्यूल नाम दिया। इन्होंने जो सेल को नाम दिया, जो सबसे पहले देखा कि कुछ मूविंग है ना, एनिमल उसी को कहा जाता है जो मूव करता है ना। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा? उस चीज को एनिमल क्यूल कहा। लेकिन आज भी हम लोग अब एनिमल क्यूल नाम से नहीं जानते, हम लोग जो नाम से जानते हैं सेल को, वो सेल के नाम से जानते हैं, जो रॉबर्ट हुक के दिए गए हुए नाम सेल्यूला से आया है। ठीक है, अब आपने देखा कि ये 1674, 1665 में सेल के बारे में इन लोगों ने बता दिया था। ठीक है, उसके बावजूद सेल के बारे में बहुत डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि पहले सिंपल माइक्रोस्कोप हुआ करते थे। तो जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई, इन्वेंशन हुआ, ठीक है, इन्वेंशन हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का, तो उनके इन्वेंशन के बाद ये सेल के स्ट्रक्चर, डिटेल्ड स्ट्रक्चर की स्टडी हो पाई, पॉसिबल हो पाई। क्योंकि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको सिंपल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं दिखाई देगा, गोल्गी अपैरेटस नहीं दिखाई देगा। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए हमको क्या चाहिए थे?
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो आपको पता है कि सबसे पहले जो मतलब अब कब से सारी चीजें पता चलने लगी, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी apparatus, जो भी सेल के ऑर्गेनल्स थे, इनकी स्टडी हम लोग कब से कर पा रहे हैं? तो 1950s के बाद ही सारी चीजें हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मिल गया था। अब क्या है, अब यहां पर जो आपके चैप्टर में, सेल चैप्टर में एनसीईआरटी ने बात किया है, तो उसने सबसे पहले बात किया सेल थ्योरी पे, ठीक है, कि सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी दिया मैथियास जैकब श्लेडन साहब ने, एक जर्मनी के रहने वाले बॉटनिस्ट हैं मैथियास जैकब श्लेडन, ठीक है। तो मैथियास जैकब श्लेडन साहब ने 1838 में क्या करा, प्लांट्स को ऑब्जर्व किया कि प्लांट्स कैसे बने हैं। तो उन्होंने सारी चीजें देखने के बाद ये बताई कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये बात किन्होंने बताई है? एमजे श्लेडन साहब ने बताई है। याद रखेंगे, सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है, श्लेडन और श्वान, ठीक है। श्लेडन एंड श्वान ने मिलकर के सेल थ्योरी दिया है। तो श्लेडन साहब बॉटनिस्ट थे, प्लांट्स पे स्टडी करा उन्होंने, तो उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किस चीज के बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं, वो सारे के सारे सेल्स के बने हैं। फिर उसके बाद आए थियोडोर श्वान साहब, ये ब्रिटेन के रहने वाले जूलॉजिस्ट थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे और जूलॉजिस्ट थे थियोडोर श्वान, ठीक है। इन्होंने जो काम किया 1839 में, इन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स हैं, असल में इन्होंने एनिमल्स पे स्टडी करी, इन्होंने एक लाइन बताया कि जितने भी एनिमल्स बने हैं वो किस चीज के बने हुए हैं? सेल्स के। इन्होंने क्या कहा था? सारे प्लांट सेल्स के बने, ये कह रहे हैं एनिमल सेल्स के बने हुए हैं। और इन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स हैं उसकी चारों तरफ एक बहुत पतली सी बाउंड्री पाई जाती है, जिसको आज हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। फिर इन्होंने श्वान साहब ने प्लांट्स पे भी स्टडी करी। अब प्लांट्स पे स्टडी करने के बाद इन्होंने बताया कि प्लांट्स में सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर, मतलब उस थिन मेम्ब्रेन के बाहर भी एक सेल वॉल होता है प्लांट्स के सेल में, ठीक है ना। तो प्लांट्स के सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक वॉल होता है जिसको हम लोग सेल वॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इन्होंने, इन दोनों ने फिर मिलकर के सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड किया, सेल थ्योरी बताया, है ना, कि सेल थ्योरी क्या है, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। कि इन लोगों का एक लाइन है सेल थ्योरी में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितने भी लिविंग बने हैं वो किस चीज के बने? सेल्स के बने। जितने भी लिविंग बने हैं वो सारे के सारे लिविंग सेल्स के बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये बात तो बता दी कि सारे लिविंग किस चीज के बने हुए हैं? सेल्स के बने हुए हैं, पर ये नहीं बताया कि सेल अराइज कैसे होता है, ठीक है। तो अब इस पे बात किया रडोल्फ वर्चाउ साहब ने। किन्होंने बात किया? रडोल्फ वर्चाउ ने 1855 में, ठीक है। अब एनसीईआरटी आपका ये कह रहा है कि इन्होंने बताया कि जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स अपने पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से बने होते हैं। रियलिटी ये है कि रडोल्फ वर्चाउ ने बताया था कि सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनते हैं, इन्होंने ये नहीं बताया था कि डिवीजन से बनते हैं। कार्ल नेगेली ने, जिसको आप लोग फिर एनाटॉमी में पढ़ोगे कार्ल नेगेली के बारे में, ठीक है। तो कार्ल नेगेली साहब ने ये बताया, रडोल्फ वर्चाउ ने बताया कि जितने भी सेल हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने, ये बताया रडोल्फ वर्चाउ ने। और ये जो है कार्ल नेगेली, इन्होंने क्या बताया? इन साहब ने बताया कि जितने भी सेल्स बन रहे, इन्होंने ये तो छोड़ दिया था असल में रडोल्फ वर्चाउ ने कि कैसे बने, प्री एग्जिस्टिंग सेल से बने, लेकिन कैसे बने ये क्लियर नहीं था। तो इसको क्लियर किसने किया है? कार्ल नेगेली ने। इन्होंने कहा कि जो अपने पहले से मौजूद प्री एग्जिस्टिंग सेल से नए सेल बन रहे हैं वो सेल डिवीजन के जरिए बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? सेल डिवीजन के जरिए बन रहे हैं। लेकिन खैर एनसीईआरटी ने बताया है आपको कि फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स। यहां एनसीईआरटी ने बताया कि रडोल्फ वर्चाउ ने पहले ये बताया कि जितने भी सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं और नए सेल्स जो है वो बनते हैं पुराने सेल के डिवीजन से। इसके लिए इन्होंने एक लाइन कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूली, ठीक है, जिसका मतलब होता है ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम
प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जितने भी सेल्स हैं अपने पहले से मौजूद सेल्स से अराइज होते हैं। तो अब रडोल्फ वर्चाउ के बाद ये जो सेल थ्योरी है हमारी, ये 2 लाइंस की हो गई। सेल थ्योरी में अगर आप साइड बुक्स वगैरह देखें तो बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें होती है, पर यहां जो एनसीईआरटी ने सेल थ्योरी में बताया है तो 2 बस लाइन बताया है कि 2 चीजें हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे के सारे किस चीज के बने हैं? सेल्स के बने हुए हैं। क्लियर है ये बात है? ठीक है, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल्स और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। और दूसरी लाइन जो रडोल्फ वर्चाउ ने दी थी, ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये पहला क्लास था कि जिसमें हमने डिस्कस किया है सेल की डिस्कवरी और सेल थ्योरी। ये एकदम एनसीईआरटी है, और जो भी इस सीरीज में डालेंगे तो कोशिश ये होगी कि एनसीईआरटी पे ही रहें, जहां जरूरत होगी तो थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर चलेंगे समझाने के लिए, वरना पूरा जो डिस्कशन होगा हमारा वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। थैंक यू।